एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में घमासान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीते कुछ महीनों से हमारे देश के अंदर एक ऐसा खेला खेला जा रहा है जिसने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी की नींव हिलाकर रख दी है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आज सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है? डेमोक्रेसी पर बैलिस्टिक मिसाइल कौन दाग रहा है? SIR या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समर्थक और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ राज्यों में बस इलेक्टोरल रोल्स की साफ सफाई चल रही है। लेकिन इसी साफ सफाई अभियान के चलते बंगाल में चुनाव से ठीक पहले 90 लाख वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से मिटा दिया गया है। 90 लाख से ज्यादा लोगों के वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है, बिना उनकी बात ठीक से सुने भी। खत्म, गुड बाय। हटाए गए नामों में 27 लाख लोगों ने फॉर्मल अपील तक फाइल की, सबूत समेत कि भाई उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, सरकार ने उनके साथ गलत किया है। लेकिन उनकी सुनवाई भी चुनाव के अब बाद होगी। Don't get into those maths. अगर हटाए गए नाम गैर कानूनी होते, घुसपैठिए होते, बांग्लादेशी होते, तब बात समझ में आती। लेकिन 27 लाख लोगों ने सरकार को गुहार लगाई कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पास कागज है, हमारे पास सबूत है, लेकिन तब भी उन्हें कोई इंसाफ ना मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। सुप्रीम कोर्ट ने ना ही SIR पर रोक लगाई, ना ही सारे केसेस इलेक्शन से पहले सेटल करने का ऑर्डर दिया, और अब कहा है कि भैया जो भी होगा इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। यानी पेशेंट को आप इमरजेंसी वार्ड पर तो ले आए, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते मिलेगा। कोई सेंस है इस बात की? सेंस है इस बात में अगर आप इसे डेमोक्रेसी पर आपदा नहीं, ये किसी पार्टी विशेष के लिए अवसर के तौर पर देखो। SIR तो पहले भी हमारे देश में होते आया है, लेकिन इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इतने बड़े स्केल पर लोगों का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनके मतदान देने का अधिकार पहले कभी भी ऐसे छीना नहीं गया। जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन और एक्टिविस्ट सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह सब किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम पहले भी लगते आया है। पिछले साल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने यह आरोप कई बार लगाया इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल को चुनौती दी कि भैया देखो सबूत है तो कोर्ट पर आओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह खुलासे करने की कोशिश मत करो। साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन इलेक्शन कमीशन के लाल आंख दिखाने के बावजूद भी इस संस्था की जो छवि है उसे काफी ठेस पहुंची है। लेकिन इतनी फजीहत, इतनी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी हमारा इलेक्शन कमीशन लगता है बाज नहीं आ रहा है। पहले बिहार में और अब बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में SIR के जरिए इलेक्टोरल रोल्स को टैंपर करने का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है। और इस टैंपरिंग का जो इंपैक्ट है, बेनिफिट जो है, वो सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। एटलीस्ट देश भर के ऑपोजिशन पार्टीज का तो यही कहना है। Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam, they are doing it through only the opposition state. How so many lakhs of voters could be deleted when house enumeration has been done? SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। लेकिन बंगाल की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कहानी में बहुत बड़ा झोल है, और ये इलेक्शन हारने जीतने से बहुत बड़ी बात है। जब हम SIR की पूरी कहानी को समझेंगे, उसके नंबर, आंकड़े, पैटर्न, टाइमिंग, उसके पीछे राजनीति देखेंगे, तब शायद आप भी समझ जाओगे कि यह भारत की डेमोक्रेसी पर अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट हमला क्यों है। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे SIR की कहानी, बंगाल में यह अलग तरीके से क्यों किया जा रहा है, आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं, क्या फैक्ट्स को टाइम के वजह से इग्नोर किया जा रहा है, जिसके वोट्स गए क्या वो सच्ची में बांग्लादेशी टाइप लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या किया और क्या करना चाहिए था, और फाइनली ये इंडिया के लोकतंत्र के लिए क्या सिग्नल दे रहा है। SIR के इस पूरे विवाद को हिंदू मुस्लिम के लेंस से लोग काफी देख रहे हैं, लेकिन धर्म तो बहाना है, इलेक्शन जीतना असली निशाना है। वैसे 90 लाख हटाए गए वोटर्स में से 63% हिंदू हैं, 34% मुस्लिम्स हैं। अब सवाल यह उठता है कि मुसलमानों की आबादी बंगाल में सिर्फ 27% है, तो 34% डिलीशन का आंकड़ा अपने आप में कुछ ज्यादा तो लगता है। लेकिन भक्त बनर्जी से पूछो तो उसके पास तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा कि ये सब तो बांग्लादेशी मुसलमान हैं जिन्हें डिलीट किया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि डेटा दिखाती है कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसीज में हिंदुओं का नाम ज्यादा डिलीट हुआ है, मुसलमानों का नहीं। खास तौर पर मथुआ समुदाय का। मथुआ हिंदू दलित एक कम्युनिटी होती है जो बांग्लादेश से भारत आई है इस लोभ में कि बीजेपी सरकार उन्हें नागरिकता देगी, उन्हें रिकॉग्निशन देगी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बांग्लादेश से सटे बागदा असेंबली सीट को देखते हैं, इसमें 50,000 से ज्यादा वोटर्स का नाम काट दिया गया, लेकिन
46,826 इसमें हिंदू निकले, 3,264 सिर्फ मुसलमान निकले। वैसे ही बड़गांव उत्तर असेंबली सीट में 42,164 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया, लेकिन 37,101 हिंदूज का नाम और सिर्फ 4,310 मुसलमानों का नाम यहां काटा गया है। तो आंकड़ों के हिसाब से यह मुस्लिम बांग्लादेशी इन्वेजन की थ्योरी थोड़ी फ्लैट पड़ जाती है। खेल एक्चुअली उससे काफी बड़ा है। अगर बात बांग्लादेशियों को एक्सक्लूड करने की होती, उन्हें पहचानने की होती, तो इस एसआईआर का पूरा समर्थन हम देशभक्त पर भी करते। लेकिन जो असली खेल है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दरअसल एक क्लेरिकल काम होता है। इलेक्शन कमीशन समय समय पर वोटर लिस्ट को रिवाइज करती है। डेड वोटर्स को हटाना, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना, वोटर्स कहीं और अगर शिफ्ट कर गए हैं तो उसे चेंज करना, उसे अपडेट करना, यानी रूटीन काम, क्लेरिकल काम, लेकिन जरूरी काम है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, ना वो रूटीन है, ना वो क्लेरिकल है, ना वो नॉर्मल है। दिसंबर 2025 इलेक्शन कमीशन ने बड़े पैमाने पर एसआईआर शुरू कर दिया बंगाल में, इलेक्शन से सिर्फ 4 महीने पहले। यह अपने आप में ही एक काफी घटिया आइडिया था, क्योंकि इस प्रोसेस में, एसआईआर के प्रोसेस में यूजुअली 1 साल लग ही जाता है। उसके ऊपर एक नया अनटेस्टेड प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ईरोनेट सॉफ्टवेयर, ईसीआई का वोटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उसे इस्तेमाल किया गया और एक नई कैटेगरी का इजाद किया गया, जिसका नाम था अंडर एडजुडिकेशन। इसका मतलब था कि सॉफ्टवेयर को कहा गया, इंस्ट्रक्शन फीड किए गए कि सारा लिस्ट खंगालो, सारे डिटेल्स को देखो, नाम, पता, बैकग्राउंड, इसे सबको जांच कर इनकंसिस्टेंसी को पकड़ो। माने नाम में अगर कहीं स्पेलिंग अलग हो गया, पिता का नाम कहीं से अलग हो गया, या फिर एड्रेस कहीं मिसमैच हो गया, और जो वोटर्स इस कैटेगरी में डाले गए उन्हें एक हियरिंग के लिए बुलाने का एक सिस्टम बनाया गया, जहां उनके डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा। फिर लोग अपने आप को साबित कर पाएंगे कि नहीं, वही वैलिड वोटर हैं। अब जिसने भी आज तक सरकारी दफ्तर में एक बार भी कदम रखा है, उसे मालूम था कि यह कहानी दुर्घटना की तरफ जा रही है। जिन 60 लाख वोटर्स को अंडर एडजुडिकेशन की जिल्लत में डाला गया, उनके केसेस को एडजुडिकेट करने के लिए एक नई मशीनरी भी बनाई गई। EROs यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भी बाईपास कर दिया गया। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स से एक अलग एडजुडिकेशन मैकेनिज्म को तैयार किया गया, और फिर फरवरी 28 को एक ड्राफ्ट लिस्ट बनाई गई। अब देखने वालों को, समझने वालों को, जो क्रोनोलॉजी समझते हैं, उनको कई चौंका देने वाले पैटर्न्स इसमें दिखाई दिए। क्या ये वोट चोरी था? क्या ये इलेक्शन चोरी था? क्या ये डेमोक्रेसी चोरी हो रहा था? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही फैसला कर लो। आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी की खुद की कंस्टिट्यूएंसी में एक मुस्लिम वोटर को हिंदू वोटर के कंपैरिजन में अंडर एडजुडिकेशन में डाले जाने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना से ज्यादा देखी गई। मानिक चौक में जहां हिंदू और मुस्लिम वोटर्स एग्जैक्टली 50-50% है, वहां अंडर एडजुडिकेशन वाले वोटर्स में 97.4% मुसलमान आ गए। शमशेरगंज में 82% मुस्लिम इलेक्टोरेट है, 98.8% एडजुडिकेटेड वोटर्स जो आए वो मुसलमान निकले। अब एक न्यूट्रल एल्गोरिथम 50-50% पॉपुलेशन में भी 97% तक समुदाय एक रिजल्ट में कैसे निकाल देता है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास तक नहीं है। लेकिन आईटी सेल का कहना है कि ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें ढूंढ निकाला है। आइए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी कोलकाता हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं 2013 से 2020 तक, मैंने ज्यादा दिन पहले तक नहीं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ में करंट चेयरमैन भी है। उन्होंने जानबूझकर अपना डेजिग्नेशन नहीं बताया एडजुडिकेशन हियरिंग में। वो चाहते थे कि आम नागरिक की तरह वो अपने आप को पेश करें, उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाए। पासपोर्ट भी सबमिट किया, फिर भी नाम नॉट फाउंड लिस्ट में आया। उनका नाम तभी रिस्टोर किया गया जब यह खबर मीडिया ने उछाला। विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर 17 साल इंडियन एयरफोर्स में सेवा की, 2002 से वोट देते आए हैं। मार्च 23 की सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम अंडर एडजुडिकेशन आया। मार्च 28 को बिना नोटिस के, बिना हियरिंग के नाम डिलीट कर दिया गया। घर के बाकी सबका नाम लिस्ट में है, सिर्फ उनका नाम लिस्ट में नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा वकील ढूंढो, ट्राइब्यूनल के पास चक्कर लगाओ।
सोचो, एक कारगिल वेटरन जिसने भारत देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, उन्हें कहा जा रहा है कि अपनी भारतीय नागरिकता को साबित करके दिखाओ। मोहताब शेख, कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम फरक्का, उनका नाम अपने आप ही एडजुडिकेशन लिस्ट में आ गया। फाइलिंग कहां से करेंगे, इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? तो भाई साहब गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, वहां से रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर जरूर आया। नाम हटने का कारण बताया गया डेटा इनकंसिस्टेंसी, वैलिड ग्राउंड नहीं था डिलीशन का, तो नाम वापस आ गया। लेकिन आलम यह है कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो सिटीजनशिप है, एक इलेक्शन कमीशन सॉफ्टवेयर के बदौलत वो है जो वो चाहे तो आपकी नागरिकता रद्द भी हो सकती है, आपका पासपोर्ट भी फिर उसके बाद कोई काम का नहीं है। नॉर्थ 24 परगनास, बोड़ो गोबरा गांव, बूथ नंबर 5, 358 विलेजर्स में से 340 का नाम अंडर एडजुडिकेशन आता है। स्पेशल प्राइस तो नहीं मिलेगा आपको टू गेस कि सारे के सारे मुसलमान हैं। कई पीढ़ियों से ये लोग वहां रहते आए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने पिछले कई इलेक्शंस में वोट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रातों रात वो सस्पेक्ट्स बन गए। सुवर्णा बाला पोद्दार, 97 साल की बुजुर्ग महिला, पार्टीशन देखा है, आज तक हर इलेक्शन में वोट दिया है, लेकिन अब नाम गायब। अशरफुल हक, रिटायर्ड टीचर, सिर्फ रिटायर्ड टीचर नहीं, 12 चुनाव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद पर काम कर चुके हैं, आज खुद वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनका नाम डिलीट हो चुका है। कहने को ये सब अपनी गुहार ट्राइब्यूनल के सामने लगा सकते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारी सरकार के दफ्तर दुनिया भर में सबसे तेज माने जाते हैं। 23 अप्रैल को चुनाव है बंगाल में, और अप्रैल 7 तारीख की रात को फाइनल वोटर लिस्ट फ्रीज किया जाता है। 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ की वोटर लिस्ट बनाई जाती है। 91 लाख वोटर्स गायब कर दिए जाते हैं। 27 लाख डायरेक्टली इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। नॉट लीगल, नॉट बांग्लादेशी, सिर्फ इनएलिजिबल। चुनाव के बाद एलिजिबल भी हो जाएंगे, लेकिन तब तक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से ही लगते आए हैं। टीएमसी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ बीजेपी के साथ है, बीजेपी का कहना है कि टीएमसी इलीगल वोटर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। दोनों के पास अपना अपना नैरेटिव है। तो फिर हम इस सिचुएशन में क्या करें? हमारे पास तो सिर्फ डेटा है, हमारे पास तो सिर्फ फैक्ट्स हैं, और शायद इन्हीं डेटा और फैक्ट्स में असली कहानी छुपी है। किसी कारण हेतु इलेक्शन कमीशन ने वोटर डेटा को डिजिटल फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। बताइए, ऐसी चीज साझा करनी चाहिए क्या? थांबा एडिटर, एक बार पहले इस्तेमाल कर दिया था ना, इतना मत करो, अभी तुम्हारे ऊपर भी नोटिस आ जाएगा। जाना फिर तुम भी ट्राइब्यूनल में खड़े होने के लिए। अब देखिए, ये साझा तो नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन ने, तो ऑल्ट न्यूज ने 1568 से ज्यादा पीडीएफ फाइल्स को डिजिटाइज किया। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ऑल्ट न्यूज ने किया। करीबन 13 लाख वोटर रिकॉर्ड्स को मैन्युअली एनालाइज किया। सिर्फ बंगाल के 6 कंस्टिट्यूएंसीज में एज ए सैंपल उठाया, और जो पैटर्न मिला ऑल्ट न्यूज को वो इतना शॉकिंग है कि इसको आप कोइंसिडेंस अगर आप कहना चाहते हो तो मैथमेटिकली आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये इम्प्रॉबेबिलिटी के दायरे से ज्यादा बाहर है। बहरामपुर, यहां बीजेपी 2021 में जीत हासिल करती है। एडजुडिकेशन रेट, यानी वो केसेस जहां लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से बाहर रखा गया है, वो रेट इस कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 4.7% है, यानी 11,000 के आसपास वोटर्स को बाहर रखा गया है। अच्छी बात है, लेकिन यही प्रोसेस, यही सॉफ्टवेयर, यही डेट, यही इलेक्टोरेट, जहां टीएमसी जीतती है वहां रिजल्ट अलग आने लगते हैं। शमशेरगंज, जहां टीएमसी ने 26,000 वोट से जीत हासिल की थी, वहां 1,07,000 वोटर्स को अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया गया। मानिक चौक, जहां टीएमसी 33,000 वोट से जीतती है, वहां 65,421 वोटर्स को एडजुडिकेशन में डाल दिया। अब हो सकता है कि ये सारी चीजें इत्तेफाक हो, लेकिन ये इत्तेफाक अब नॉन बायोलॉजिकल लगने लग रहा है। और सुनो, 2021 में टीएमसी ने 36 सीट्स में जीत हासिल की थी, जहां विनिंग मार्जिन 5% से कम था, यानी नैरो मार्जिन से टीएमसी ने यहां विक्ट्री हासिल की थी। इस बार जो 27 लाख वोटर्स डिलीटेड हैं, वो इस टोटल वोटर्स का ऑलमोस्ट 5% है। यानी अगर आप डिलीशंस को इन कंसिडरेशन लो और इनको स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी में कॉन्सेंट्रेट कर दो, जैसा कि डेटा आपको दिखा रही है, तो आप डायरेक्टली इलेक्शन के रिजल्ट्स को फ्लिप कर सकते हो। इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था। एसआईआर का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कभी मशीन रीडेबल डिलीशन लिस्ट को पब्लिश नहीं किया। असेंबली लेवल डेटा भी अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल नंबर्स वो भी आते हैं तब जब लिस्ट फ्रीज हो चुकी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिलनी चाहिए थी, जो ट्रांसपेरेंसी हमें दिखनी चाहिए थी, जो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए था, वो हमें मिलती है इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले। ऐसा क्यों? ज्ञानेश कुमार अपना और इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी का जो रिकॉर्ड है, जो इमेज है, उसे डैमेज क्यों होने दे रहे हैं? यह सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की बात नहीं हो रही है। इंडस्ट्रियल बेल्ट के जो वर्कर्स हैं, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, लोग जो रेंट पर रहते हैं, फ्रीक्वेंट एड्रेस जिनका चेंज होता है, सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के वजह से वनरेबल हो गए हैं, लिस्ट में आ गए हैं। माइग्रेंट वर्कर्स भी गए, अर्बन रेंटर्स भी गए, फैक्ट्री इंप्लॉइज भी गए। भारत में जब सभी इंस्टीट्यूशंस फेल कर रहे हैं तो एक उम्मीद बचती है और वो है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला, लास्ट रिजॉर्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या किया। पहले थोड़ी फेयरनेस जरूर दिखाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, ट्राइब्यूनल से फ्रेश डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने को कहा, कुछ प्रोसीजरल प्रोटेक्शंस भी दी और 27 लाख डिलीटेड वोटर्स के बारे में 6 अप्रैल को ऑर्डर भी दिया। ऑर्डर का नतीजा, नाम डिलीटेड ही रहेंगे, वोट आप नहीं डाल सकते हो, अपील्स ट्राइब्यूनल में ही आपको जाना पड़ेगा। कोर्ट का लॉजिक है फेयर अपील्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने में 50-60 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से लोगों को वोट देना अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम पिछले लिस्ट में था। क्यों? और कोर्ट की कह रही नहीं, हम आपसे वोटिंग का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। कोर्ट ने किसी को बांग्लादेशी नहीं कहा है, कोर्ट ने किसी को घुसपैठिया नहीं कहा है, ना सरकार ने कहने की कोशिश भी की है। बस इस इलेक्शन में आप वोट नहीं डाल सकते हो बिकॉज ऑफ फला डिस्क्वालिफिकेशन है, अगले बार वोट डाल देना। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये लॉजिक कितना फनी और कितना डेंजरस है आप खुद ही सोचिए। वोट देना भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने सरकार से यह प्रूफ करने को नहीं कहा कि अच्छा बताओ ये घुसपैठिए हैं क्या। कोर्ट ने इलेक्शंस पोस्टपोन करने की पहल तक नहीं की। बस एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पर लाखों लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस से बेदखल कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उनके राइट्स पर बुलडोजर चला दिया गया। एक अलग ही लेवल ऑफ फकीरी ही चल रही है। एक और अहम बात, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे रायते को फैलने से रोक सकती थी। कोर्ट ने ही इलेक्शन से सिर्फ 4 महीने पहले एसआईआर करने की परमिशन दी। कोर्ट ने ही ईरोनेट सॉफ्टवेयर के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस का सिस्टम को इसको मंजूरी दी, जबकि ये इंडिया में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था, सिर्फ बंगाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, किसी लीगल फ्रेमवर्क के बिना इस्तेमाल किया जा रहा था। कोर्ट ने ही आर्टिकल 142 के जरिए एक नए एडजुडिकेशन मैकेनिज्म को खड़े करने की अनुमति दी जो एग्जिस्टिंग ईआरओ उसको बाईपास भी करती थी। कोर्ट ने ही अलाउ किया कि एडजुडिकेशन इतनी देर तक चले कि उसका टाइमलाइन इलेक्शन से सीधा क्लैश कर जाए, जिससे अपील्स की स्कोप जो है, कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाए। हर स्टेज पर कोर्ट के पास मौका था, हर स्टेज पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। एक राइटर ने जो खुद इस केस में पिटिशनर्स में शामिल है, इस डिसीजन की तुलना एडीएम जबलपुर केस से की। वो 1976 का इनफेमस केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना वैलिड माना था, उसे वैध माना था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों बाद जाकर एक गलत फैसला माना। कोर्ट ने अपनी गलती जो थी उसे कबूल की। आज एडीएम जबलपुर केस को हम देश के डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन जुडिशरी के रूप में देखते हैं। अब लग रहा है कि इतिहास अपने आप को एक बार और दोहरा रहा है। जहां ईरान युद्ध का झटका पूरे दुनिया को महसूस हो रहा है, वैसे ही बंगाल इलेक्शन में जो आज हो रहा है, यह पूरे देश के चुनाव प्रक्रिया को अब प्रभावित करने वाला है। हो सकता है अगला नाम आपका या मेरा भी हो डिलीशन लिस्ट में। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को लेजिटिमेसी तो दे ही दी है। अगर एसआईआर बंगाल में सक्सेसफुली यह बात दिखा देती है कि आप एक स्टेट के वोटर रोल को 12% तक श्रिंक कर सकते हो, ठीक इलेक्शन से पहले श्रिंक कर सकते हो, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो और आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, तो अगले इलेक्शन में इसका यूज होना तो तय है। इसको कट कॉपी पेस्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी कुछ महीने से पहले से ही शक के घेरे में रह चुकी है और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना असली चेहरा छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। अभी इसी हफ्ते जब टीएमसी की एक डेलीगेशन इलेक्शन कमिश्नर से मिलने जाती है तो अपेरेंटली सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इन्हें गेट लॉस्ट कह के दफ्तर से बाहर निकाल दिया, वो भी सिर्फ 7 मिनट मीटिंग के बाद। Chief Election Commissioner told us
within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. अब आपकी पॉलिटिकल लीनिंग जिस भी तरफ हो, लेकिन आप सोचिए देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं के साथ ये व्यवहार इलेक्शन कमीशन कर रही है, तो सोचो आम नागरिकों का क्या होगा, जिसके पास ना माइक्रोफोन है, ना पावर है, ना पैसा है, ना समय है, ना पेशेंस है। वो तो दर दर की ठोकर खाकर वो छोड़ देगा, कहेगा मुझे वोट ही नहीं करना है। ट्राइब्यूनल के सामने यहां खरबों लोग लाइन लगाकर खड़े हमें दिख रहे हैं कि भैया हमारा नाम लिस्ट पे डाल दो, कि भैया कल हमें बोल दोगे कि हम तो भारतीय नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है सबसे पहले यह पता लगाना कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, यह होम मिनिस्ट्री का काम है, यह एनआरसी का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है चुनाव प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर बांग्लादेशी बंगाल में ठुसे पड़े हैं तो यह केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था, 12 सालों से सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आप इन 12 सालों के आंकड़े देखोगे तो लगेगा कि बांग्लादेश में तो लोगों का वापस जाना बिल्कुल बंद हो चुका है, तब सरकार क्या कर रही है। अब ऐसे सवाल अगर आप पूछ लोगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन फैक्ट तो यही है कि इलेक्शन से ठीक पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठिए याद आते हैं सरकार को। उधर टीएमसी के साथ कहासुनी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक ट्वीट भी कर डाला, टीएमसी को फटकार लगाते हुए। स्ट्रेट टॉक टू टीएमसी कहकर यह बोला इलेक्शन कमीशन ने कि हम इंश्योर करेंगे कि बंगाल में इलेक्शन फियरलेस तरीके से हो और कोई भी इंटिमिडेशन, कोई भी इंड्यूसमेंट ना हो। हम भी चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस हम भी नहीं चाहते हैं, कोई रिश्वतखोरी हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें सारी पार्टीज को कही गई हैं या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को सिंगल आउट करके यह बात कही है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का सबूत है कि टीएमसी इलेक्टोरेट में अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है? और अगर यह सबूत है उनके पास तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? यह बात भी साझा करनी चाहिए उनको कि क्या एक्शन ले रही है। या फिर इलेक्शन कमीशन को सारी पार्टीज को यह चीज बोलना चाहिए था, सिर्फ टीएमसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के इतिहास में शायद इस तरीके का सिंगल आउट करना, इस तरीके की भाषा का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इसी पार्टीजन हरकतों को देखते हुए अभी पिछले ही हफ्ते करीबन 200 ऑपोजिशन एमपीज ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट नोटिस भी जारी कर दिया था। देश के इतिहास में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश जी, जिनके खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन मूव किया गया है। लेकिन किसी कारण हेतु लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन दोनों ने एक ही दिन में एक ही लैंग्वेज में इस इंपीचमेंट मोशन को रिजेक्ट कर दिया, वो भी किसी एक्सप्लेनेशन के बिना। वारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन का कहना है कि यह इंपीचमेंट प्रोसेस पूरी एक 6 स्टेज प्रोसेस होती है, जिसे कोई भी एक आदमी अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए। लेकिन लगता है कि सरकार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। देखिए, हमें यह तो पता नहीं कि बंगाल में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है। कभी आज तक इतिहास में, ना फ्यूचर में देशभक्त पर हम बोलेंगे कि इस पार्टी को जिताना है, इस पार्टी को हराना है, और ना ही हम टीवी में बैठे पंडितों के तरह, जो विद्वानों की तरह हम एक्सपर्ट पोल ओपिनियन आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन हम यह जानते हैं कि इलेक्शन का मकसद तो तभी पूरा होता है जब उसमें सारे लोग बढ़ चढ़कर जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो तब डर और डिलीशन के माहौल में पोल्स होंगी, तब चाहे कोई भी जीते, परिणाम पर सवाल तो जरूर खड़े हो जाएंगे। और अगर आज यह फॉर्मूला चला तो कल यह फॉर्मूला कोई भी रूलिंग पार्टी इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ आज सत्ताधारी पार्टी नहीं, कल कोई और पार्टी भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी और स्टेट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी पार्टी के वोटर के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी फिलहाल लग रहा है कि ये जो लड़ाई है बंगाल की, ये ममता बनर्जी वर्सेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये दीदी वर्सेस ईसी है। और ईसी काफी कड़ा टक्कर दे रही है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से हराना। लेकिन याद रखिए, ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं हो रही है, ये हमारी और आपकी बात भी यहां हो रही है। हमारे देश की डेमोक्रेसी और उसकी रेप्यूटेशन की बात भी हो रही है। याद रखिए कि कल अगर वीडेम में हमारा रैंकिंग और कम आ जाए तो सरकार फिर तब त्राही त्राही करके रो नहीं सकती है कि देखो देखो हमारा रैंकिंग इतना नीचे कर दिया है, हम तो कितनी फलती फूलती डेमोक्रेसी है। क्योंकि आप जानबूझकर ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहे हो। इसीलिए यह मैटर उस भारतीय के लिए है जो सोचता है कि उसका वोट मैटर करता है। याद रखिए, आज तो 27 लाख लोग जो है वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, लेकिन कल लिस्ट में आपका या मेरा नाम भी डिलीट हो सकता है।